जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 12th वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही में 2025 तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला सवाल हो जाता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो कौन सा क्षेत्रीय संगठन हो जाता है? तो वो हो जाता है कौन सा? तो यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है। स्थापना के समय इसके संस्थापक देश जो थे वो 12 देश थे। कितने देश थे? 12 देश थे। लेकिन वर्तमान में कितने देश हैं? तो वर्तमान में इसमें टोटल 27 देश हैं। ओके, 27 देश हैं टोटल, इसमें वर्तमान में 27 देश हैं। फिर बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी और इसमें भी 10 देश वर्तमान में सदस्य देश हैं। इसके ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, इसमें वर्तमान में 10 देश शामिल हैं। अगर बात करें आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में। इसमें भी वर्तमान में 10 देश हैं। लेकिन एक और देश है जिसका नाम है तिमोर लेस्टे, वो भी इसमें शामिल है, लेकिन अनौपचारिक तौर पे। अभी औपचारिक तौर पे इसका सदस्य देश नहीं बना हुआ है, लेकिन 11वां देश उसको मान लिया जाता है। कौन? तिमोर लेस्टे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खास करके, लेकिन आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं पूछा हुआ है। ओके, तो अभी वर्तमान में 10 ही देश कह सकते हैं। ठीक है। अब बात करें सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में। इसमें कितने देश हैं? तो 8 देश इसके सदस्य देश हैं। भारत भी सार्क का सदस्य देश है। ओके, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है 2023 में। फिर बात करते हैं पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो पूर्व कौन सा हो जाता है? ये वाला हिस्सा। पूर्व के देशों की बात कर रहा है। वैसे तो कई सारे देश हैं, जैसे ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, और बहुत सारे देश हैं जिसको नए आर्थिक बाघों की कोटि में रखा गया है, लेकिन ये पूर्व के देश की बात कर रहा है। तो पूर्व का कौन सा देश हो जाता है? तो वो हो जाता है मलेशिया। मलेशिया पूर्व का ऐसा देश है जिसको नए आर्थिक बाघों की कोटि में रखा गया है। ओके, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। फिर बात करें तो एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात करें 1991 में क्या होता है? तो लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी कहिए या नीति कहिए। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव हुआ करते थे। कौन? तो नरसिंह राव। ठीक है, नरसिंह राव हुआ करते थे। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने लुक ईस्ट नीति के जगह, लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह क्या किया? तो एक्ट ईस्ट। लुक मतलब पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो। 1991 में नरसिंह राव का ये पॉलिसी था कि पूर्व की ओर देखो। लेकिन जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया? लुक ईस्ट नीति के जगह क्या किया? तो एक्ट ईस्ट नीति लागू कर दिया। एक्ट ईस्ट नीति। ठीक है, किनके द्वारा? तो मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा कर दिया गया। जैसे उन्होंने पहले योजना आयोग हुआ करता था, भारत की पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग हुआ करता था, तो उसको बदल करके क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। वैसे ही इसको लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित करने का कार्य जो किया वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। ये भी सवाल देखिए तो 2024 में पूछा गया है। ओके, 2024 में।
फिर बात करते हैं यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है। यूरोपीय संघ के सदस्यों को हम किस कोटि में रख सकते हैं, तो पराराष्ट्र राज्य की कोटि में। पराराष्ट्र मतलब ये तो सब है अलग अलग देश, लेकिन एक देश की तरह कार्य करते हैं, तो इसलिए पराराष्ट्र। पराराष्ट्र का मतलब ये अलग अलग देश हो गए, 27 देश हैं, अलग अलग देश हैं, लेकिन एक राज्य की तरह मिल के कार्य करते हैं, इसलिए इनको पराराष्ट्र राज्य की कोटि में रखा जाता है। इनको तो यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ, इनको पराराष्ट्र राज्य के तौर पे देखा जाता है। अब बात करें तो 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम हुआ करता था। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना की शुरुआत कब से होती है, तो अमेरिका के द्वारा 1948 में जब मार्शल योजना लाया गया, मार्शल योजना, ठीक है, उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो यूरोप के जो पश्चिम देश थे वो अमेरिका के साथ थे और पूर्व के देश थे वो यूएसएसआर के साथ थे। तो पश्चिम देशों के आर्थिक उत्थान के लिए अमेरिका के द्वारा एक योजना लाई गई थी। कौन सी योजना थी, तो मार्शल योजना 1948 में, और उसी के तहत एक संगठन का निर्माण हुआ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन, और वहीं से शुरू होता है यूरोपीय संघ के निर्माण का सफर। 1957 में वही जाके यूरोप का आर्थिक समुदाय बन गया, यूरोप का आर्थिक समुदाय बन गया। और 1957 का ही तो पूछ रहा है, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था, तो यूरोप का आर्थिक समुदाय नाम था। उस समय इसके 6 सदस्य देश थे, 6 देश सदस्य थे। सदस्य देश का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अगर 2 नंबर में पूछ ले तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि कौन कौन से देश थे। तो उस समय थे इसकी इटली था, पश्चिम जर्मनी था और फ्रांस हुआ करता था। इटली, पश्चिम जर्मनी और फ्रांस, ये 3 देश हो गए। उसके बाद से 3 और देश हुआ करते थे, जिसको संयुक्त रूप से बेनेलक्स के रूप में जाना जाता है, यानी बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये 6 देश मिलके क्या किए थे, तो यूरोप का आर्थिक समुदाय संगठन की स्थापना किए हुए थे। ओके, यही आगे चल के यूरोपीय संघ बन जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत किस संगठन का पूर्ण समाधि भागीदार है। तो भारत किस संगठन का पूर्ण समाधि भागीदार है, तो आसियान का ही एक आर्थिक क्षेत्रीय मंच है, आसियान का ही आसियाई क्षेत्रीय मंच है, जिसको ARF के नाम से जाना जाता है, आसियान रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम के नाम से जाना जाता है। और भारत इस संगठन का पूर्ण भागीदारी सदस्य है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर बात करते हैं पंचशील समझौता में किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए ये BSc भी 2025 में पूछा गया सवाल है। तो पंचशील समझौता में किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो भारत और चीन के द्वारा किया गया था। ये समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 8 साल के लिए ही हुआ था और इसमें 5 सूत्र रखे गए थे, 5 सूत्र रखे गए थे, इसलिए इसको पंचशील समझौता के नाम से जाना गया। और आप लोग को पता होगा जैसे ही इस समझौते का 8 साल पूरा होता है, वैसे ही क्या होता है, तो चीन के द्वारा 1962 में भारत पे आक्रमण कर दिया जाता है, भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि देखिएगा कि जो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, उसमें एक सूत्र ये भी था कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता की सम्मान करेंगे, यानी कि उनका जो क्षेत्र है उसका सम्मान करेंगे। सम्मान करने का मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ये कभी नहीं करेंगे कि ये तुम्हारा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये सब वाला मामला उसमें नहीं रहेगा। मतलब जितना क्षेत्र जिसके पास है उसका वो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, इसमें दिया हुआ था। लेकिन जैसे ही ये समझौता 8 साल बाद कंप्लीट होता है 1962 में, वैसे ही चाइना के द्वारा भारत पे हमला कर लिया जाता है और भारत का अक्साई क्षेत्र, चीन, ठीक, अक्साई क्षेत्र जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, वो कब्जा कर लिया जाता है। अक्साई चीन के नाम से आज के डेट में जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ओके, तो पंचशील समझौता में किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुए, तो भारत और चीन के बीच में। अब बात कर लेते हैं
तो निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बात करें डोकलाम। डोकलाम ये तो भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा है। हालांकि बात करें डोकलाम जो है वो भारत का एरिया नहीं है और ना ही चीन का एरिया है, ये हो जाता है भूटान का एरिया, भूटान का भाग है डोकलाम। लेकिन इस पे बार बार चीन दावा करता है कि ये हमारा क्षेत्र है और भारत इसका खंडन करता है। भारत क्यों खंडन करता है? तो भारत का जो चिकन नेक है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को भारत के अन्य राज्यों से कनेक्ट करता है, जो पतला वाला क्षेत्र है भारत का, नक्शे पे अगर आप देखिएगा उसको चिकन नेक कहा जाता है। उस चिकन नेक के जस्ट बगल में ऊपर में है डोकलाम क्षेत्र। अगर चाइना बाई चांस इस पे कब्जा कर लेता है और अपना सैनिक अड्डा उस पर बना लेता है तो भारत के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, इसलिए बार बार भारत उसका विरोध करता रहता है। ये भी एक तरह से भारत और चीन के बीच एक विवाद का बिंदु हो जाता है। अगर बात करें गलवान घाटी का, तो गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीन सैनिकों के बीच कई बार झड़प हो चुका है। इसको लेके अभी साल 2 साल पहले भी झड़प हुआ था, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जो गलवान घाटी है वहां पे बार बार होता रहता है झड़प। ओके, तो ये भी एक तरह से भारत और चीन के बीच में विवाद का एक मुद्दा है। अब बात करें लीपू लेख दर्रा। लीपू लेख दर्रा जो है भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच एक विवाद का बिंदु बना रहता है लीपू लेख दर्रा। ठीक है, ये भारत और चीन का मुद्दा नहीं है, अब ये भारत और नेपाल का मुद्दा है। तो हमारा ऑप्शन का सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? तो यही होगा लीपू लेख दर्रा। और पेंगोंग तसो या पेंगोंग झील हमेशा भारत और चीन के विवाद का मुद्दा बना रहता है। ये 2025 में पूछा गया सवाल है। अब बात करते हैं कि किस प्रधानमंत्री ने 2014 में भारत के चीन के साथ टूटे संबंध को सुधारने का कदम उठाया था? तो वो हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाता है। भारत और चीन का मित्रता वर्ष 2006 ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, यही है 2006। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, बीएसईबी बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों में पूछे गए हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में मॉस्ट्रिच संधि के माध्यम से हुई थी। ठीक, मॉस्ट्रिच संधि के माध्यम से 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। हम लोगों ने शुरू में ही इस क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कई लोगों को लगता है कि 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1993 में स्थापना नहीं हुई थी। स्थापना मॉस्ट्रिच संधि के माध्यम से 1992 में ही हुई थी। हालांकि ये जो संगठन था यूरोपीय संघ, ये 1993 में कार्य करना प्रारंभ किया, नवंबर 1993 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसलिए बहुतों को लगता है कि 1993 ही सही आंसर होगा, लेकिन कई बार चाहे कंपटीशन में पूछा जा रहा हो, चाहे बिहार बोर्ड में, उसका सही आंसर 1992 ही दिया जाता है, तो वही हमारे लिए सही होगा 1992। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो बउआ देख लेते हैं कौन वर्तमान में आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो हम लोग को ये जानने से पहले ये जान लेना होगा कि वर्तमान में आसियान में टोटल 10 देश हैं। आसियान में कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। तो 10 देश कौन कौन से हैं उसको पहले हम लोग जान लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव आपके बोर्ड एग्जाम में आंसर देना। तो देख लेते हैं 10 देश कौन से हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग देशों का नाम दे के ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को याद करना। तो देख लेते हैं कौन कौन से 10 देश हैं जो वर्तमान में क्या है, तो आसियान के सदस्य देश हैं। तो सबसे पहले अपने बगल से ही चलते हैं, पहला हो जाता है म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। दूसरा देश कौन सा हो जाता है? तो इसी के बगल में है, जिसका नाम है थाईलैंड। तीसरा हो जाता है लाओस।
चौथा हो जाता है कंबोडिया, के बाद आता है वियतनाम, छठा देश देखें तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। सातवां देश कौन हो जाता है तो मलेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर, फिर आ जाता है ब्रुनेई, ब्रुनेई को ब्रुनेई दारुसलाम के नाम से भी जाना जाता है। फिर 10वां देश की बात करें तो 10वां देश कौन सा हो जाता है तो फिलीपींस, फिलीपींस। ये 10 देश हैं जो आसियान के सदस्य देश हैं। ओके, कौन कौन से हो जाते हैं तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये 10 देश मिलके आसियान का निर्माण करते हैं। तो अगर पूछे कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है तो इंडोनेशिया तो है ही, यहाँ पे इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलीपींस तो है ही सबसे नीचे वाला। ओके, अल्जीरिया, अल्जीरिया कहीं देखने को नहीं मिलेगा और मलेशिया तो है ही। कहाँ गया मलेशिया तो ये हो गया। ठीक है, मलेशिया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। ये आसियान सदस्य देश नहीं है। ओके, आसियान का सदस्य देश नहीं है। ये झारखंड बोर्ड में 2015 और 20 में पूछा गया सवाल है। अब बात करते हैं एशिया का कौन सा देश, एशिया का कौन सा देश जो G7 समूह का सदस्य है। तो एशिया का कौन सा देश G7 समूह का सदस्य देश है तो ये कौन सा हो जाता है तो जापान हो जाता है। G7 का सदस्य देश जापान हो जाता है। G7 में टोटल 7 देश हैं। ठीक है, 7 देश हैं, उसमें जापान एक है, बाकी अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ये सब मिला के टोटल 7 देश मिला के G7 का निर्माण करते हैं। पहले इसी को G8 के नाम से जाना जाता था। G8 जब रूस भी इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब रूस के द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से को हड़प लिया गया तो उसके बाद से G8 से रूस को बाहर कर दिया गया। तब से इसका नाम क्या है तो G7 है। 2014 से इसका नाम G7 है। तो जापान एशिया का मात्र एक देश है जो G7 का सदस्य है। फिर बात करें तो साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे तो साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा, जो जिसपे 2004 में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, लेकिन 2006 से ये कार्य करना शुरू किया था। 2004 में हस्ताक्षर हुए और 2006 से ये एक्टिव हुआ। तो हमारा संस्था हस्ताक्षर ही पूछ रहा है तो हस्ताक्षर क्या हो जाएगा तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए। फिर बात करें तो आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ये कब लिया गया था तो ये आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था तो ये लिया गया था 2003 में। ठीक है, आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था तो 2003 में ये लिया गया था। फिर बात कर लेते हैं आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। तो आसियान आर्थिक समुदाय का क्या क्या उद्देश्य हो जाता है तो आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, ये भी उसका उद्देश्य हो जाता है। यानी आसियान में जो 10 देश सदस्य देश हैं वो चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे देश में खुला व्यापार करें, मतलब मुक्त व्यापार करें। मतलब हम दूसरे देश में जाते हैं व्यापार करने के लिए तो उसमें टैक्स वगैरह ना लगे, कस्टम ड्यूटी वगैरह ना लगे। बॉर्डर पे अक्सर कस्टम ड्यूटी लगाए जाते हैं। जैसे चाइना का माल हमारे यहाँ अगर बिकने के लिए आएगा तो बॉर्डर पे कस्टम ड्यूटी लगता है। कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा तक हो सकता है, जैसे 100%, 200%, 250% कस्टम ड्यूटी लगता है। ओके, वो देश के ऊपर निर्भर करता है कि देश कितना कस्टम ड्यूटी लगाता है जिसके अंदर माल बिकने के लिए आ रहा है।
तो यहाँ पे आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना भी एक तरह से आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। आसियान क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, ये भी इसका उद्देश्य हो जाता है। आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूद व्यवस्था में सुधार करना, ये भी इसका उद्देश्य हो जाता है कि 10 देशों के बीच कोई आर्थिक विवाद हो गया तो उसको सुलझाने के लिए कुछ सटीक एक तरह से नियम कानून बनाया जाए, उसमें कुछ सुधार किया जाए ताकि आसानी से उनके बीच किसी भी देश के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाया जा सके। तो ऑप्शन तीनों सही हो जाते हैं, ए, बी और सी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऐसे सवाल खास करके बीएसईबी बोर्ड में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े सवाल बीएसईबी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर ये सवाल। फिर बात करें तो निम्न में से कौन आसियान का सदस्य है? तो अब देखो आसियान का फिर से आ गया, 10 देशों का नाम अगर पता रहेगा तो आप लोग को अच्छे से ये सवाल का आंसर दे पाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। तो भारत तो है नहीं, इंडोनेशिया सही ऑप्शन हो जाता है। चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, इंडोनेशिया आसियान का सदस्य देश है, हालांकि ये संस्थापक सदस्य देश ही है। फिर बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? अब देखो ये कितनी बार सवाल पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में लगातार 2-2, 3-3 साल तक लगातार पूछे गए सवाल हैं कि खुले द्वार की नीति अपनाई थी किसने? ये चीन ने अपनाया था। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। कब अपनाई थी? तो 1978 में। 1978 में चीन के द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी, ठीक है। फिर बात करते हैं यूरो क्या है। यूरो क्या हो जाता है? तो बउआ यूरो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का एक मुद्रा है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन में टोटल कितने देश हैं? तो 27 देश हैं, 27 देश हैं। तो जो यूरो है ये 27 देशों की मुद्रा है, यानी 27 देश आपस में व्यापार करेंगे, इसी मुद्रा को लेके व्यापार करेंगे। जैसे क्या है, भारत में रुपया चलता है, तो रुपया भारत में तो चला लीजिएगा, किसी भी राज्य में जाइए, 2800 राज्य या 8 यूटी किसी भी में जाइए तो रुपया चलेगा। लेकिन यही रुपया लेके आप चीन चले जाइए या दूसरे देश में चले जाइए, नेपाल में तो हालांकि चल जाता है बॉर्डर एरिया में, लेकिन अन्य देशों में जाइएगा तो वहां पे नहीं चलेगा क्योंकि रुपया वहां की मुद्रा नहीं है। लेकिन यूरो जो है वो 27 देशों की मुद्रा है। 27 देशों में कहीं भी जाइए तो यूरो देके आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। ये बीएसईबी देखो 2025 में भी ये पूछे गए, 2017 के साथ साथ 2025 में भी ये सवाल पूछे गए हैं। अब बात करते हैं निम्न में से कौन एक देश नहीं है। निम्न में से कौन एक देश नहीं है? तो म्यांमार तो एक देश ही भैया, भारत तो देश ही है, हांगकांग एक देश नहीं है। ये एक प्रशासनिक क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र, चीन का प्रशासनिक क्षेत्र है हांगकांग, ठीक है। ये देश नहीं है, चीन का ही ये प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर बात करें तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बाबू? तो ये हुआ था 1990 में। आपको लगेगा कि सर ये तो शीत युद्ध के दौर का क्वेश्चन है। हाँ होगा, शीत युद्ध के दौर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये जर्मनी जो है ना, ये यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है। जर्मनी जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है, इसलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर जर्मनी का जो दीवार बना था, ठीक है, जिसके तहत पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का विभाजन हुआ था, वो तो 1989 में ही गिरा दिया गया, तो एकीकरण 90 में कैसे हुआ? देखो बाबू 1989 में तो ये दीवार गिराया गया था, दोनों पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी मिल गए, आपस में गले लगा लिए एक दूसरे को, लेकिन औपचारिक तौर पे ये एकीकरण कब हुआ था? तो 90 में हुआ था। औपचारिक तौर पे 90 में इसका एकीकरण हुआ था, ओके। यानी चाइना और अमेरिका दोनों साइन किए कि नहीं अब जर्मनी एक हो जाए, वो 90 में हुआ था। फिर बात करें तो निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1978 ईस्वी में। एक बार समझ लेते हैं खुले द्वार की नीति क्या होता। आप सभी को पता होगा कि भारत गुलाम कैसे हुआ था। गुलाम कैसे हुआ था?
तो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, कंपनी को लेके आया था और भारत को विकसित करने का सपना दिखाया था कि भैया हम कंपनी बैठा रहे हैं और भारत में नए नए कच्चा माल यहाँ से खरीदेंगे और फिर अपने देश ले जाएंगे, वहां से बना बनाया चीजें लाके यहाँ पे बेचेंगे। यानी एक कंपनी आई थी भारत में और एक दिन भारत को कंपनी ने ही धीरे धीरे भारत को गुलाम बना दिया। वैसे ही चाइना को बाहर से आई कंपनियों ने ही गुलाम बनाया हुआ था। तो भारत और चाइना की दोनों की स्थिति सेम थी। वो नहीं चाहते थे कि बाहर की कंपनी हमारे देश में आए और हमारे देश को पुनः गुलाम बना ले। इसके लिए वो बाहर के देशों की कंपनियों को अपने देश में आने से मना ही लगाए हुए, यानी प्रतिबंध लगाए हुए थे। लेकिन उसके चलते इन दोनों देशों का विकास नहीं हो रहा था, दोनों देश पिछड़े हुए थे। इसको देखते हुए चाइना के द्वारा 1978 ईस्वी में दूसरे देश की कंपनियों को अपने देश में, मतलब चीन में बुलाना प्रारंभ किया। उसी को खुले द्वार की नीति कहा गया। वैसे ही भारत भी 1991 में समझ गया कि हम लोग को दूसरे देश की कंपनियों को भारत में ही बुलाना होगा। उसके लिए उसने उदारीकरण, एलपीजी अपनाया था। ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब बात करें तो निम्न में से किसी खुले द्वार की नीति अपनाई तो वो हो जाता है चाइना। फिर बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ये भी 2030 में पूछा गया सवाल है। देखो बउआ, कितनी बार आसियान के सदस्य देशों के बारे में पूछ रहा है। अगर 10 देशों का नाम याद रहेगा तो आप आसानी से जवाब दे पाइएगा। इंडोनेशिया तो है, मलेशिया है, लेकिन भारत नहीं है और थाईलैंड है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। फिर बात करें भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था हुआ? तो 1962 में। जैसे ही पंचशील समझौता समाप्त हुआ 1962 में, वैसे ही भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया। देखो ये 2017, 21 और 25 सब में पूछा गया सवाल है। इस चैप्टर से 2025 में भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देख लेते हैं यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है। तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा यूरो हो जाती है, जो 2003 में इस मुद्रा को यूरोपीय संघ के द्वारा अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, 2003 में। फिर बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन का बॉर्डर है, मैकमोहन। लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लद्दाख वाले क्षेत्र में है कि अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है कि तिब्बत वाले क्षेत्र में। बात को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वही मैकमोहन रेखा, भारत और चीन का अरुणाचल प्रदेश वाला जो सीमा है उसी को मैकमोहन रेखा से बांटा गया है। ठीक है, देखो ये बीएसईबी बोर्ड 2015, 2021, 2023, यहाँ तक कि 2025 में भी पूछा गया, झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करें तो सन 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ? तो 1962 में चीन के साथ ही हुआ था, चीन के साथ ही हुआ था। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य, देखो चौथी बार पूछा जा रहा है लेकिन केवल ऑप्शन चेंज हो गए हैं। आसियान का सदस्य देश नहीं है। बीएसईबी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सब में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो फिलीपींस तो है, श्रीलंका नहीं है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, बी सही हो जाता है। ये आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन सार्क का सदस्य है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में आसियान में टोटल 10 देश हैं। अगर 10 न दे के 11 दे दे तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि तिमोर लेस्ते इसका सदस्य बन गया। ठीक है, अनौपचारिक तौर पे। ओके, कंपटीशन में पूछता है कि निम्न में से कौन आसियान का नवीनतम सदस्य है? तो तिमोर लेस्ते ऑप्शन में देता है और वही सही देता है। ओके, बात करें तो भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1954 में किए गए थे। कितने सालों के लिए? तो 8 सालों के लिए। साम्यवाद चीन का उदय कब हुआ? साम्यवाद चीन का उदय 1949 में हुआ।
हमको आज़ादी मिली 1947 में और इनको आज़ादी मिली 1949 में, लेकिन हमारे 2 साल बाद मिला। लेकिन हमसे काफ़ी आगे है चाइना। भले हमको लगता है कि हम सैन्य क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में मतलब चाइना से आगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, चाइना हमसे आगे है। ठीक है, पैसे के मामला में तो बहुत आगे है। आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। बैंकॉक घोषणा पत्र पे 5 देशों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 5 देशों के हस्ताक्षर के साथ ही क्या हुआ था, तो आसियान की स्थापना हुई थी। कब? तो 1967 में, 1967 में। अब देख लेते हैं OEEC की स्थापना कब हुई थी? OEEC, OEEC, ठीक है, यानी कि ओ से क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है OEEC का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, या हिंदी की बात करें तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? OEEC का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन या यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हम लोग पढ़े थे मार्शल योजना के तहत। मार्शल योजना जब अमेरिका के द्वारा लाया गया था, उसी के तहत इस संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। OEEC की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर बात करें तो ARF का पूरा नाम क्या है? तो आसियान देशों का एक समूह है, जिसमें भारत भी इसका संवादी भागीदार है। अभी कुछ देर पहले जाने थे इसको। क्या है? A से आसियान, R से रीजनल और F से फोरम। ठीक है, आसियान रीजनल फोरम इसका पूरा नाम हो जाता है। अब बात करें तो यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो यूरोपीय संघ में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 27 सदस्य देश हैं। पहले 28 देश हुआ करते थे। ठीक है, 28 देश हुआ करते थे, लेकिन 2020 में क्या हुआ? तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, जिसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना गया, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन एग्जिट, तो उसी को ब्रेग्जिट कहा। ठीक है, ब्रेग्जिट कब हुआ था? 2020 में। 2015 में क्या हुआ था? तो ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में क्या हुआ था? इस सभी लोगों के बीच एक जन्म संग्रह कराया गया था कि क्या हमें यूरोपीय यूनियन का सदस्य रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए। तो वहां के लगभग 51-52% लोगों ने ये सहमति जताई थी कि नहीं, हमें ब्रिटेन से अलग हो जाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? तो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया था। ठीक है, 2020 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि कब अलग हुआ था? तो 2020 में अलग हुआ, और तब से इसमें 27 देश हैं। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो 1992 में क्या हुआ था? तो मॉस्ट्रिच संधि हुई थी, और उसी के तहत इसका नाम
यूरोपीय संघ रखा गया था। ठीक है, यूरोपीय संघ, इसमें उस समय 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 12 देश। आज भी अगर देखिएगा जो यूरोपीय यूनियन का जो झंडा है, झंडे पे जो चक्र बनाया हुआ, इसमें 12 स्टार लगे हुए हैं। 12 स्टार 12 देशों का प्रतीक है। ठीक है, और जो स्टार है वो समानता, एकता, भाईचारा वगैरह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है। 1989 से पहले म्यांमार का नाम जो हुआ करता था वो बर्मा हुआ करता था, लेकिन 1989 में बर्मा क्या बन गया? तो म्यांमार बन गया, बर्मा म्यांमार बन गया। फिर बात करें तो इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? यानी कौन सा देश इंडोनेशिया को अपना गुलाम बनाया हुआ था? तो था हॉलैंड। हॉलैंड हुआ करता था। हॉलैंड को ही क्या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन में हॉलैंड ही देता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो ब्रेग्जिट जो है वो संबंधित है इंग्लैंड से। इंग्लैंड जो यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ उसी को ब्रेग्जिट कहा गया। ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है। 2020 में अलग हुआ, 2 साल बाद ये क्वेश्चन बना है 2022 में। ओके, 2022 में ये सवाल बना हुआ है। अब बात करें तो आसियान शैली क्या है बउआ? तो आसियान शैली क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली। तो नहीं, ये गलत है, जीवन शैली तो नहीं है। आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है, ये सही हो जाता है। यही ऑप्शन बी सही हो जाता है। देखो बीएचसीबी 2022 में पूछा गया सवाल है। अब बात कर लेते हैं तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है बउआ? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स में 2022 और 2023 दोनों में ये पूछा गया सवाल है कि यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो ये 1978 में अपनाया हुआ था। 1978 में अपनाया हुआ था। अब बात कर लें तो आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आसियान के संस्थापक सदस्य की संख्या कितनी है? तो ये हो जाती है 5। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था। बैंकॉक घोषणा पत्र पे ये हस्ताक्षर किए थे, तब जाके आसियान की स्थापना हुई। अब वो 5 देश कौन कौन से हो जाते हैं? तो 5 देश हो जाते हैं कौन कौन से? तो वो देश हो जाते हैं, पहला कौन सा हो जाता है? तो थाईलैंड। थाईलैंड, ओके। दूसरा हो जाता है मलेशिया। तीसरा हो जाता है इंडोनेशिया। चौथा हो जाता है सिंगापुर। सिंगापुर। और 5वां हो जाता है कौन? तो वो हो जाता है फिलीपींस। फिलीपींस। ये 5 देशों ने मिलके क्या किया था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था और साथ ही क्या हुआ? तो आसियान का स्थापना हो गया। कब हुआ था? तो 1967 में। ठीक है, 1967 में। इतना याद रखिएगा और यकीन मानिए कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। अगर आप लोगों ने बढ़िया से इस वीडियो को देखा है और जितने भी एक्सप्लेनेशन हमने किया वो अगर अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया हो, यकीन मानिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ओके, तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। ठीक है, हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना मिले। और सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय।